नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित हिंदी माध्यम कक्षा 7। तो कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों ने जिन्होंने इसका पेपर दिया है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है कि आपको इस प्रश्न पत्र के हल को किस प्रकार से आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना चाहिए था और किस प्रकार से आप अगली परीक्षाओं में सही तरीके से उत्तर लिख पाएंगे। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमें इस पेपर के प्रश्नों का हल किस प्रकार से लिखना चाहिए था, ताकि आप अगली परीक्षाओं में सावधानी रख सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक हमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न पहला है, -3 में कौन सा पूर्णांक जोड़ने पर। अब -3 में हमें पूर्णांक जोड़ना है कि योगफल -3 ही प्राप्त हो। तो इसके लिए जब हम 0 को जोड़ेंगे तो हमें -3 ही प्राप्त होगा। आगे 2/3 भागे 1/6 का मान होगा। अब देखो 2/3 भागे 1/6, तो 2/3 भागे 1/6। जब आप इसको सरल करेंगे तो देखो 2/3 और भाग करेंगे, संख्या पलट जाएगी, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C 4। इसके आगे आंकड़े का औसत माध्य या औसत होगा। तो हम सभी इन आंकड़ों को जोड़ लेते हैं और जोड़ने पर 1 2 3 4 5 6 और 6 का भाग लगाएंगे तो हमें उत्तर 11 प्राप्त होगा। अब दो संपूरक कोणों के मापों का योग है। दो संपूरक कोण, देखो पूरक कोण 90 अंश का होता है और संपूरक कोण होता है 180 अंश का। तो दो संपूरक कोणों का के मापों का जो योग होगा वह 180 + 180 बराबर 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री सही हो जाएगा। इसके बाद कौन सी परमेय संख्या उचित भिन्न नहीं है। अब देखो भिन्न हम 2 प्रकार की देखते हैं, एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न। तो देखो उचित भिन्न विषम भिन्न क्या होती है, जैसे आप देख रहे हैं ये आपकी विषम भिन्न है। जिसका अंश हर से बड़ा हो वह विषम भिन्न है और जिसका अंश हर से छोटा हो वह उचित भिन्न है। जैसे ये आपकी उचित भिन्न है, ये आपकी उचित भिन्न है, ये भी आपकी उचित भिन्न है, लेकिन यह आपकी उचित भिन्न नहीं है, ये आपकी विषम भिन्न है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, ए। जे आप इसको कैंसिल कर देंगे। इसके बाद अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है 6 से 10 और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ भी 1 अंक निर्धारित है। अब देखेंगे 1/4 का 1/4 भाग है। देखो यहाँ पर का लगा है तो आप 1/4 गुणा 1/4 करके 1 एकम 1 और 4 चौके 16 है। यहाँ पर 1/16 आप लिख सकते हैं। थोड़ा ये डाउट में भी है, आप इसको बुक में देख लेंगे। और इसके बाद आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर परिसर कहलाता है या प्रसार कहलाता है। 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश होगा। चूंकि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, अगर एक 60 अंश है तो दूसरा क्या होगा 30 अंश। टोटल मिलाकर के 90 अंश होना चाहिए। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो एक त्रिभुज कहलाता है। जब तीनों भुजाएं समान माप की होंगी तो वह एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और परमेय संख्या P/Q में Q का मान नहीं हो सकता, यानी Q का मान 0 नहीं हो सकता।
तो आप प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक के प्रश्नों के उत्तरों को कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे वो आप देखें। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के सही विकल्पों को आप इस प्रकार से लिखेंगे और आगे रिक्त स्थान की पूर्ति जो हमें प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक करनी है उनका हल आप इस प्रकार से कॉपी में नोट करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11वां, ऐसे दो पूर्णांक लिखिए जो -8 से बड़े हों लेकिन 12 से छोटे हों। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि -8 से बड़े और 12 से छोटे दो पूर्णांक 2 और 3 हैं। यानी कि आप कोई भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि -8 से बड़ा -7, -7 से बड़ा -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0, ये -8 से सभी पूर्णांक बड़े हैं और 12 से सभी छोटे हैं। तो आप इन पूर्णांकों में से कोई भी दो पूर्णांक आप उत्तर में दे सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन से समीकरण बनाइए। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होगा। तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो माना कि वह संख्या x है, तो प्रश्नानुसार संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो 8x धन 4 बराबर 60, तो 8x बराबर 60 माइनस 4, तो 8x बराबर 56। ये आपका समीकरण बन गया। ये आपका समीकरण हो गया जो कि प्रश्न में कहा गया था। अब 13वां प्रश्न है, 9 किस संख्या का 25% है? 9 किस संख्या का 25% है? तो आप बताएंगे माना हुआ संख्या x है, तो प्रश्नानुसार x का 25% 9 है। तो x गुणा 25/100 बराबर 9, तो x बराबर 9 के नीचे भी 1 होगा और बटे में भाग में आएगा 25/100। तो अब हम संख्या को पलट देंगे, 9/1 गुणा 100/25, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 9 चौके 36। तो हमें x का मान कितना मिल गया? 36। अर्थात 36 का 25% कितना आएगा? 9 आएगा। यानी 9 36 का 25% है। प्रश्न क्रमांक 14वां, -2/13 भागे 1/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो -2/13 है और भागे 1/7 को जब हम सरल करेंगे तो भाग की जगह जब हम गुणा का निशान लगाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, हर से अंश में चली जाएगी और अंश से हर में। तो -2 सत्ते 14/13 एकम 13। अतः -2/13 भागे 1/7 का मान -14/13 है। अब 15वें प्रश्न में हम देखते हैं कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखो 10 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, तो वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर, तब त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2, यानी 10/2, तो 2 से भाग दे देंगे 10 में, 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr, तो इसमें मान रखेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 5। तो 22 दूनी 44/7 गुणा 5, 5 का भी गुणा कर देंगे, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 2 22, 220/7 और 7 का भाग दे देंगे तो 31.42 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इसका हल कर लेंगे। अब आगे 16वें प्रश्न में कहा गया है कि यदि m बराबर 2 हो तो व्यंजक m-2 का मान ज्ञात कीजिए। m-2 का मान ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि m बराबर 2 दिया है और व्यंजक m-2 है। तो व्यंजक में m का मान रखने पर, तो m का मान रखेंगे, m का मान है 2, तो 2 - 2 बराबर 0 आएगा। अतः व्यंजक का मान क्या होगा?
0 होगा। अब आगे 17वें से 22वें प्रश्न तक 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो 25 बच्चों की कक्षा में 8% बच्चे वर्षा में भीगना पसंद करते हैं। वर्षा में भीगने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कि कक्षा में बच्चों की कुल संख्या 25 है और वर्षा में भीगना पसंद करते हैं 8%। तो भीगने वाले बच्चों की जो संख्या होगी वह कुल बच्चे का 8%। तो कुल बच्चे 25 गुणा 8/100। तो अब इसको सरल कर देंगे। तो सरल कैसे करेंगे? ये आपका हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। कितना आ गया? 2। अतः वर्षा में भीगने वाले बच्चों की संख्या 2 है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। अब आगे 18वें प्रश्न में समीकरण हल कीजिए। समीकरण -2 इंटू x + 3 = 8। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो आप देखेंगे कि -2 इंटू x + 3 = 8। तो -2 का अंदर गुणा करेंगे, -2 का गुणा x में, फिर प्लस -2 का गुणा 3 में बराबर 8। तो ये हो जाएगा -2x और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस के 3 दूनी 6 बराबर 8। तो 2x बराबर 8 और 6 का पक्षांतर कर दिया तो प्लस के 6 पक्षांतर करने पर तो -2x बराबर 8 6 14। तो x बराबर -14/2। अब 2 का भाग दे दिया तो आ गया -7। अतः समीकरण का हल -7 है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा गया है कि यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगना है और ये दोनों पूरक हैं तो दोनों कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक कोण दूसरे कोण का दुगना है तो क्या करेंगे? मान लेंगे, माना कि पहला कोण x है तो दूसरा कोण 2x। अब चूंकि इसमें आगे आप हल करेंगे कि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। तो पूरक कोण कौन कौन से हो गए? x + 2x बराबर 90। तो x और 2x 3x बराबर 90 अंश। तो x बराबर 90/3, 3 × 9, x बराबर 30 अंश। अतः पहला कोण x बराबर 30 अंश तथा दूसरा कोण 2x बराबर 2 × 30 बराबर 60 अंश। तो 30 और 60, पहला कोण 30 अंश हो गया, दूसरा कोण 60 अंश हो गया और दोनों ही पूरक कोण है क्योंकि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। अब आगे प्रश्न क्रमांक 20, -3 और -2 के बीच में 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है। -3 और -2 के बीच में 3 परमेय संख्याएं, तो 3 + 1 = 4। 3 हमको निकालनी है। तो हमने एक साइड लिखा -3 और एक साइड लिखा -2। अब 4 आया है तो 4/4 कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4 × 3 = 12 -12/4 और इधर हो जाएगा -4 दूनी 8/4। अब हम इन दोनों के बीच की परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। जब हम यहां से आगे चले, -8/4, -9/4, -10/4, -11/4 और -12/4। तो अब उत्तर में हम बता देंगे। अतः -3 और -2 के बीच 3 परमेय संख्याएं, -11/4, -10/4, -9/4। इस प्रकार से हम 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। अब आगे प्रश्न में 21वां, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी? हमें आधार दिया है
और क्षेत्रफल दिया है। तो आप इसको हल करेंगे कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 75 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 75। तो 1/2 आधार का मान है 15 जो कि प्रश्न में दिया है, और ऊंचाई ज्ञात करनी है बराबर 75। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 75 गुणा 2, यानी बराबर के इस तरफ जो भाग में है वो गुणा में जाएगा और जो संख्या गुणा में है वह भाग में आएगी। तो 15 गुणा में है तो नीचे भाग में आ गए, और नीचे जो 2 भाग में है तो ऊपर गुणा में कर दिए। तो अब इसको सरल कर देंगे। 15 एकम 15, 15 75 और 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 21 का हल करेंगे। अब आगे 22वें प्रश्न में कहा गया है कि किसी आयत की लंबाई 2x + y सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3x सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें आयत की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप किस प्रकार से करेंगे? जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई दी गई है 2x + y इंटू चौड़ाई दी है 3x, तो हम आपस में गुणा करेंगे 2x गुणा 3x + y गुणा 3x। इस 3x का पूरे में अंदर गुणा कर दिया तो 3 दूनी 6x² प्लस ये हो जाएगा 3xy। अब हम उत्तर में बता देंगे। अतः आयत का क्षेत्रफल 6x² प्लस 3xy वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप 22वें प्रश्न के हल को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो अब प्रश्न 23वां देखते हैं कि यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था तथा यह प्रत्येक घंटे 2 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है, यानी हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो दोपहर को 3 बजे तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस होगा? 12 बजे 10 है तो 1 बजे फिर 2 कम जाएगा तो 8 होगा, फिर 2 बजे 6 होगा और फिर 3 बजे 4 होगा। तो आप किस तरह से इसको लिखेंगे? तो आप सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि दोपहर 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था। यह तापमान प्रत्येक घंटे 2 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है, तो 12 बजे से 3 बजे तक कुल घंटे का समय 3 घंटे का समय होगा। इसलिए तापमान में कुल गिरावट 3 गुणा 2 घंटे प्रति गिरावट हो रही है डिग्री सेल्सियस, तो 3 दूनी 6 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी? तापमान में गिरावट होगी। तो 3 घंटे बाद ये 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तब 3 बजे तापमान 10 से -6 कम कर देंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस बचेगा। अतः दोपहर 3 बजे तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अब आगे प्रश्न देखते हैं कि 4 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। यहाँ पर हमें कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और विद्यार्थियों की संख्या 5वीं में 70, 6वीं में 120, 7वीं में 90 और 8वीं में 100। तो आप इसका दंडालेख किस प्रकार से बनाएंगे वह आप इस वीडियो में देखें। तो देखो यहाँ पर एक दंडालेख बनाएंगे, एक्स अक्ष होगा और एक वाई अक्ष होगा। इसमें हम जितने भी बिंदु बनाते हैं वो समान दूरियों पर बनाते हैं, यानी गैप भी समान दूरी का हो और दंड आलेख भी समान दूरी पर हो। तो 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षाओं को हमने एक्स अक्ष में दर्शाया
और विद्यार्थियों की संख्याओं को y अक्ष में। तो अब आप देखते हैं कि 5वीं कक्षा के 70 विद्यार्थी हैं, 6वीं कक्षा के 120 विद्यार्थी, 7वीं कक्षा के 90 विद्यार्थी और 8वीं के 100 विद्यार्थी। तो इन सभी को हमने एक दंड आलेख के द्वारा दर्शाया। अब 25वां प्रश्न देखते हैं। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है। एक पेड़ 5 मीटर ऊंचाई से पर टूट जाता है। उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये आपका पूरा पेड़ है जो 5 मीटर की ऊंचाई से टूट करके और जमीन से पेड़ की 12 मीटर की दूरी पर जमीन पर यहाँ मिलता है। तो यह एक समकोण त्रिभुज का कोण बनाता है। आधार 12 मीटर और AB आपका 5 मीटर। तो हम लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई आपकी पूरी BD है और आपका AD AC के बराबर है, चूंकि A ही टूट करके यहाँ गिरा है। आधार BC बराबर 12 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण आपका AC है, AC का वर्ग, लंब है आपका AB का वर्ग और आधार BC का वर्ग। तो कर्ण AC का वर्ग बराबर AB 5 का वर्ग प्लस आधार 12 का वर्ग। तो कर्ण AC का वर्ग बराबर 25 12 12 144, दोनों को जोड़ दिया 169। तो AC बराबर √169। तो AC बराबर 13 मीटर। यानी अगर ये 13 मीटर आपका आ गया है 13 मीटर, तो आपका BD भी कितना होगा 13 मीटर होगा, चूंकि ये समान है। तो अब BD बराबर AB प्लस AD। तो BD बराबर AB आपका 5 है और AD AC के बराबर है, तो ये 13 होगा। 13 5 18 मीटर, चूंकि AC बराबर AD है, अतः पेड़ की ऊंचाई 18 मीटर। तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई होगी वह 18 मीटर होगी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल कर लेंगे। अब इस पेपर का अंतिम प्रश्न है। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। जनसंख्या घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें घटने का प्रतिशत निकालना है। तो जनसंख्या हमारी 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। तो प्रारंभ में नगर की जनसंख्या 25,000 और घटित जनसंख्या, तो 25,000 में से 24,000 घटा दिए तो 500 जनसंख्या घट गई है। तो घटने का प्रतिशत निकालेंगे तो घटित जनसंख्या बटे प्रारंभिक जनसंख्या गुणा 100। तो घटित कितनी घटी 500 बटे प्रारंभिक जनसंख्या 25,000 थी, 100 का गुणा कर देंगे। तो इस 2 से ये 2 जीरो काट देंगे, इस जीरो से इसका 1 जीरो काट देंगे और 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 आ गया। अतः जनसंख्या घटने का प्रतिशत 2% है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल कर लेंगे। ये आपके आखिरी 26वां प्रश्न था। तो इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी गणित के और चैप्टर के साथ होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।